हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो हमने पाचन तंत्र में सबसे पहले मुख, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय से होते हुए हमने छोटी आंत तक अध्ययन किया था। हमने जाना था कि विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन आमाशय में, छोटी आंत में किस प्रकार से होता है। उसके बाद में हमने जाना कि अग्नाशय है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जिसमें पाचक एंजाइम एवं कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, और हार्मोन है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे लीवर के बारे में। पढ़ रहे थे, तो आज अपना लीवर से अध्ययन हम आगे शुरू करते हैं। देखिए लीवर जिसे अपन क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कलेजा, और इसका तीसरा नाम, चौथा नाम क्या बोल सकते हैं, कौन, जिगर। लीवर, यकृत, कलेजा या जिगर। लीवर, यकृत, कलेजा या जिगर। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह गहरे भूरे रंग का या चॉकलेटी कलर का, यह गहरे भूरे रंग का या चॉकलेटी रंग का अंग है। यह गहरे भूरे रंग का या चॉकलेटी कलर का अंग है। अब देखिए, आगे बात करते हैं। लीवर है वो, उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणाकार होती है। लीवर की आकृति कैसी होती है, त्रिकोणाकार होती है। लीवर की आकृति त्रिकोणाकार होती है। फिर यह स्थित कहाँ होता है, शरीर में वक्ष गुहा के नीचे। शरीर में वक्ष गुहा के नीचे कहाँ होगा, बाईं ओर। वक्ष गुहा के नीचे बाईं ओर, सॉरी क्या बोले, हाँ दाईं ओर। किस ओर होगा, दाईं ओर स्थित होता है। दाईं ओर स्थित होता है। शरीर में वक्ष गुहा के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। आगे देखिए, अब ये जो लीवर है, यह सामने से देखने पर दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। सामने से देखने पर दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। अगर आप लीवर को सामने से देखोगे तो यह एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग, थोड़ा ये दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं कि जो लीवर है वो एक बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। एक्सोक्राइन की तरह ट्रीट करता है। और यह एक्सोक्राइन की तरह ट्रीट करता हुआ किसका निर्माण करता है, पित्त या बाइल्स का निर्माण करता है। पित्त या बाइल्स का निर्माण करता है। अब ये पित्त या बाइल्स क्या करते हैं, वसा का पाइसीकरण। क्या करते हैं, वसा का पाइसीकरण करते हैं। अब देखिए, अब ये जो पित्त या बाइल्स हैं वो स्टोर होते हैं कहां पर है, पित्ताशय, जिसे अपन गाल ब्लैडर बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर या पित्त की थैली। साधारण भाषा में अपन इसे पित्त की थैली बोल देते हैं या इसे बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है। और यह लीवर के जस्ट नीचे स्थित एक थैलीनुमा संरचना है।
लीवर के जस्ट नीचे स्थित एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, तो पित्ताशय और पित्ताशय में ये क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। पित्ताशय में ये क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। और पित्ताशय से ये कहां पहुंचते हैं, छोटी आंत में। पित्ताशय से ये कहां पहुंचते हैं, छोटी आंत में। और छोटी आंत से कहां पहुंचते हैं, छोटी आंत में ये वसा का क्या करते हैं, पाइसीकरण करते हैं। छोटी आंत में वसा का ये क्या करते हैं, पाइसीकरण करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लीवर है वो गहरे भूरे रंग का या चॉकलेटी रंग का एक अंग है। इसकी आकृति है वो त्रिकोणाकार होती है। यह शरीर में दाईं ओर, यह शरीर में दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर वक्ष गुहा के नीचे स्थित होता है। जब इसे आप सामने से देखोगे तो यह दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देगा। सामने से देखने पर यह दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। फिर हमने ये पढ़ा कि यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जो पित्त या बाइल्स का निर्माण करती है। और ये पित्त या बाइल्स है वो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये पित्त या बाइल्स पित्ताशय के माध्यम से पित्त वाहिनी के द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचकर वसा का पाइसीकरण करते हैं। और पाइसीकरण मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जिसका मतलब ये होता है कि वसा का छोटी छोटी वसीय गोलिकाओं में बदलना क्या कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। जब वसा की गोलिकाएं छोटी छोटी, वसा है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलती है, तो कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को वसा से क्रिया करके उसका पाचन करने के लिए क्षेत्रफल है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, ज्यादा क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, जिससे उसका आसानी से पाचन हो जाता है। अब आगे देखिए, अब लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जिसका द्रव्यमान लगभग 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। लीवर का द्रव्यमान है वो मानव में 1 किलो से 1.5 किलो बोल दो, या 1 से 1.5 किलोग्राम बोल सकते हैं। आगे देखिए, अब लीवर है उसमें क्रियात्मक इकाई, लीवर की क्रियात्मक इकाई होती है यकृत पालिका। क्या होती है, यकृत पालिका। अब यकृत पालिका है वो लीवर की क्रियात्मक इकाई है, यानी लीवर में पाई जाने वाली, लाखों की संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है क्या, यकृत पालिका, जिसके माध्यम से लीवर के सभी कार्य संपादित होते हैं। लीवर के सभी कार्यों को संपन्न करने का कार्य कौन करती है, यकृत पालिका करती है। और एक लीवर के अंदर यकृत पालिका की संख्या 4 से 6 लाख तक हो सकती है, 4 से 6 लाख तक हो सकती है। या सीधा बोल सकते हैं अपन लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, यकृत पालिका पाई जाती है, जो यकृत की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यकृत की क्रियात्मक इकाई या लीवर की क्रियात्मक इकाई क्या है, यकृत पालिका। लीवर की क्रियात्मक इकाई क्या है, यकृत पालिका है। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं यकृत के कार्यों की। अब अपन बात करते हैं यकृत के कार्यों की। यकृत के क्या कार्य हैं, यकृत के क्या कार्य हैं, देखिए। पहला कार्य पित्तों का निर्माण। पहला कार्य क्या है, पित्तों का निर्माण। दूसरा कार्य, लास्ट टाइम हमने अग्नाशय पढ़ा था, पैंक्रियास ग्लैंड, उसके अंदर हमने जाना था कि अग्नाशय 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। नंबर 1 इंसुलिन और नंबर 2 ग्लूकेगॉन। अब जो इंसुलिन हार्मोन है उसने क्या किया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला था। क्या बदला था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला था। और ग्लूकेगॉन हार्मोन ने ग्लाइकोजन को वापस किस में बदला था, ग्लूकोज में बदला था। किसमें बदला था, ग्लूकोज में।
तो ये सब कार्य कहां संपन्न होते हैं? लीवर में संपन्न होते हैं। कहां संपन्न होते हैं? लीवर में संपन्न होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर क्या करता है? लीवर में स्टोर करता है, लीवर में स्टोर करता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करता है। अब देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, देखिए इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लूकोजिनेसिस बोल सकते हैं, डायरेक्ट ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। हाँ, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। तो यह प्रक्रिया होती कहां है? लीवर में होती है। कहां होती है? लीवर में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया है वो किस एंजाइम, किस हार्मोन की सहायता से संपन्न होती है? तो इंसुलिन। किसकी सहायता से? इंसुलिन। और यह प्रक्रिया होती कहां है? लीवर में। यह प्रक्रिया होती कहां है? लीवर में होती है। समझ गए ना? यह प्रक्रिया कहां होगी? लीवर में होगी। अब देखिए आगे, हमने पढ़ा था कि ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को, ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया भी कहां संपन्न होती है? लीवर में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया भी कहां संपन्न होती है? लीवर में संपन्न होती है। अब देखो, ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। क्या बोलता है? क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। तो अगर बोल दिया जाए ग्लाइकोजिनेलाइसिस, देखो इसे सीधा ग्लाइकोसिस बोले, ग्लाइकोसिस। और ये ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस और ग्लाइकोसिस या ग्लूकोसिस, ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती है? लीवर के अंदर संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस और ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोसिस और ग्लाइकोजिनेलाइसिस ये दोनों प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती है? लीवर में संपन्न होती है। आगे बात करें 4 नंबर, एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर, एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर की तरह का ये कौन करता है? लीवर करता है। एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर की तरह कार्य क्या कौन करता है? लीवर करता है। ड्रग्स यानी दवाएं, अतिरिक्त दवाएं हैं, उनका निस्यंदन करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। उसका निस्यंदन करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है जिसका द्रव्यमान 1.1 किलोग्राम से लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम से लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अब लीवर है, उसकी क्रियात्मक क्या? यकृत पालिका होती है। क्या होती है? यकृत पालिका। अब देखो आगे, अब लीवर के कार्य पढ़ रहे थे, तो लीवर का पहला कार्य था पित्तों का निर्माण करना। इसका दूसरा कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य लीवर में होता है, जिसे हम ग्लाइकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ग्लाइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, और
ग्लूकेगोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जिसे हम ग्लाइकोजिनेलाइसिस बोलते हैं। और यह कार्य भी कहां संपन्न होता है? लीवर में संपन्न होता है। यह कार्य भी कहां संपन्न होता है? लीवर में संपन्न होता है। यह एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर की तरह कार्य करता है, यानी शरीर में उपस्थित अतिरिक्त दवाएं या ड्रग्स है उनका निषेधन करने का कार्य भी लीवर ही करेगा। उनका निषेधन करने का कार्य भी लीवर ही करेगा। अब दवा से अपन बात कर सकते हैं, दवा और दारू में क्या फर्क है? देखा होगा कि दवा, दारू बोलते हैं क्या? एल्कोहल, एल्कोहल, दवा है दारू, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? एल्कोहल बोल सकते हैं। एल्कोहल का निषेधन भी कौन करता है? लीवर करता है। एल्कोहल का निषेधन भी कौन करता है? लीवर करता है। लीवर है शरीर में उपस्थित अतिरिक्त एल्कोहल है उसे पहले तो क्या करेगा? निषेधित करने का कार्य करेगा। उसके अलावा ये क्या करता है कि एल्कोहल को डायरेक्ट किडनी में भेज देता है और किडनी से यह निषेधित होकर शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। लेकिन मानकर चलो यदि अल्कोहल ज्यादा है, यदि अल्कोहल ज्यादा है, जब अल्कोहल ज्यादा है तो लीवर अतिरिक्त अल्कोहल को वसा में बदलकर लीवर अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। लीवर शरीर में या रक्त में उपस्थित अतिरिक्त अल्कोहल को या अतिरिक्त दारू को घी यानी वसा में बदलकर कहां स्टोर कर लेता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ऐसे लीवर को अपन फैटी लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। फैटी लीवर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, जो अब फैटी लीवर होता है वो प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाता। और फैटी लीवर है वो प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाता। आगे देखिए, देखो दो शब्दों का हमने जिक्र किया था। एक ग्लाइकोजिनेसिस और एक होगा ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनेलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोजिनेसिस है ना, उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना और ग्लाइकोजन का वापिस ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। याद रखना, थोड़ा ध्यान रख लेना, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी नीचे। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना और ग्लाइकोजिनेलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का वापिस ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, आपको पता है ना, हमारा शरीर उसे बिल्ड करने का कार्य प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व अपन क्या बोल सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। तो हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, और कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन हम उस शरीर को बिल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इस प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब देखिए, जब हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती है, जब हमारे शरीर में उपापचयी या मेटाबॉलिज्म मेथड होते हैं, उस समय कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में, जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होंगे? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल बोल सकते हैं। तो इनका निषेधन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, वो तो हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ बनता है मुख्य रूप से सबसे पहले अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया अत्यंत हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया वो अत्यंत हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है।
अतः आवश्यक हो जाता है कि इसे तुरंत ही शरीर से निष्कासित किया जाए, अतः इसे तुरंत ही शरीर से निष्कासित किया जाए। लेकिन हमारा शरीर क्या करता है कि ये तो हानिकारक है, ये तो हानिकारक है, अमोनिया तो हानिकारक है, क्यों नहीं इसे सरल बना दिया जाए, इसे कम हानिकारक कर दिया जाए। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर है वो अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। तो हमारे शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहां होता है, हमारे शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहां होता है, किडनी में नहीं होता, कहां होता है, लीवर में होता है। यूरिया बनती कहां है, लीवर में बनती है, और वह यूरिया छनती कहां है, किडनी में छनती है। कहां छनती है, किडनी में। तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। और यूरिया का निस्यंदन, यूरिया का निस्यंदन कहां होता है, किडनी के माध्यम से होता है। यूरिया का निस्यंदन किसके माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से होता है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लीवर के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए आपने यहां पर देखा कि लीवर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्य नहीं हो रहे क्या, जिस प्रकार एक लैब कार्य करती है उसी प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहा, भांति भांति के कार्य कर रहा है, बहुत प्रकार के कार्य कर रहा है। इसलिए लीवर को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, लीवर को शरीर की क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, बायो केमिकल लैब, शरीर की बायोकेमिकल लैब किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये सब किसके बारे में था, लीवर के बारे में था। किसके बारे में था, लीवर के बारे में था। एक बार दोहरा लीजिए कि लीवर शरीर में बाईं ओर त्रिकोणाकार चॉकलेटी रंग की या गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है, ठीक है। और ये लीवर है वो क्या है, मैंने कल आपको बताया कि लीवर है उसमें सर्वाधिक पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। शरीर में सर्वाधिक पुनरुत्भवन की क्षमता कहां पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। और सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में। क्यों, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण, जो हम कोशिका में पढ़ेंगे, सेंट्रियोल तारकाई, ठीक है, तारक केंद्र, उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर अपना नर्वस सिस्टम एक बार कमजोर हो जाए तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता। कभी आपने देखा होगा अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके उम्र बढ़ने के साथ वस्तुओं पर पकड़ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो पराया गिलास या लोटे को प्रॉपर्ली नहीं पकड़ पाते। जब वो पकड़ते हैं तो उनका हाथ है वो वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है। क्यों, क्योंकि उनका नर्व सिस्टम है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो जाता है। और जब वह कमजोर होता है, तो शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। तो सबसे कम पुनरुत्भवन की क्षमता शरीर में अपन बोल सकते हैं नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में। और शरीर के अंदर सर्वाधिक पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि लीवर वो पित्तों का निर्माण करता है, ग्लाइकोजिनेसिस ग्लाइकोजिनेलाइसिस प्रक्रिया लीवर के अंदर होती है। फिर मैंने बताया कि यह एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर की तरह रिएक्ट करता है, एंटी ड्रग्स पेट्रिकुलर की तरह रिएक्ट करता है। जो हमने अतिरिक्त शराब पी है, खैर छोड़ो लॉकडाउन में तो नहीं पी होगी, लेकिन जो हमने अतिरिक्त हमारे शरीर में जो अतिरिक्त अल्कोहल है, जो शरीर में अतिरिक्त अल्कोहल है उसे नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, लीवर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो शरीर में अतिरिक्त अल्कोहल है उसे लीवर क्या करता है, वसा में बदलकर अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, ठीक है। ऐसे लीवर को अपन क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि भाई तू दारू पी मोटा हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार ये हो, जरूरी नहीं है, मोटा नहीं होता वो एक रोग होता है जिसमें यकृत अपना लीवर काम ही नहीं कर पाता। तो ऐसा मोटा होना या सुडौल होना किस काम का। आपने एक बात पढ़ी होगी कि वसा का सेवन, वसा यानी घी, वसा का सेवन शरीर को क्या बनाता है, सुडौल बनाता है, हट्टा कट्टा मजबूत बनाता है। लेकिन अधिक वसा का सेवन शरीर को क्या बना देता है, बेडौल बना देता है,
ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, जो अतिरिक्त फैट है वो आपकी वाहिकाओं में लीवर के अंदर स्टोर होगी, जो एक प्रकार का रोग है, जिससे कई प्रकार के रोगों को आमंत्रण मिलता है। ठीक है, अब सुनिए आगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि लीवर है वो यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, और यूरिया का निषेधन किडनी में होता है, और लीवर के अंदर बहुत सारे कार्य होने के कारण इसे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला या बायोकेमिकल लैब कहते हैं। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला या बायोकेमिकल लैब कहते हैं। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि जो लीवर है उसमें प्रोटीन का संघनन भी होता है, ग्लाइकोजन का संघनन भी होता है, या भोजन के विभिन्न घटकों का संघनन है वो किसमें होता है, लीवर में होता है। अब देखिए आगे, लीवर में पाए जाने वाले मुख्य विटामिन, लीवर में पाए जाने वाले मुख्य विटामिन। देखिए, लीवर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुख्य विटामिन है, एक तो विटामिन डी, एक तो विटामिन डी, ठीक है, और दूसरा है विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये किसमें पाया जाता है, लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, कलेजे में, या कलेजी बोल दें या विटामिन कलेजी बोल दें, उसमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, एक बात और आपने सुनी होगी कि विटामिन है ना वो अक्सर गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, विटामिन है वो अक्सर गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसे पता होगा कि जब मांसाहारी, जब कोई व्यक्ति लीवर या कलेजे का सेवन करता है, लीवर का सेवन करता है, तो उसे अक्सर कच्चा खाता है, उसे अक्सर क्या खाता है, कच्चा खाता है, या उसे क्या बोल सकते हैं, धीमे आंच पर थोड़ा सा सेककर खाता है। कारण विटामिन बी है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, कारण विटामिन बी है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो लीवर है ना, लीवर विटामिन डी और बी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, विटामिन है बी और डी का बहुत बड़ा सोर्स क्या है, लीवर है। ठीक है, अगर आपको सभी प्रकार के विटामिन बी चाहिए तो आप लीवर का सेवन कर सकते हो, तो आप लीवर का सेवन कर सकते हो। जरूरी नहीं है लीवर का, अगर जो वेजिटेरियन है वो अलग प्रकार के साग सब्जियों का सेवन करके भी विटामिन बी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लीवर है, हम बात लीवर की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं लीवर है वो विटामिन बी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा विटामिन डी है वो जनरेट भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। इतना याद रह जाएगा। तो ये किसके बारे में था, लीवर के बारे में था। आगे दो बातें और कर लेते हैं। रक्त का निर्माण यानी आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। कहां होता है, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी नष्ट कहां होती है, बोन मैरो में। कहां होती है, बोन मैरो में। कहां होती है, बोन मैरो में, सॉरी प्लिया में। कहां नष्ट होती है, प्लिया में नष्ट होती है, प्लिया या स्प्लीन में नष्ट होती है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, प्लिया या तिल्ली में होता है, जो रक्त में पड़े। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो लीवर है ना वो भ्रूणावस्था या शेषावस्था में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूणावस्था या शेषावस्था में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में ही होता है, लेकिन इसके हेल्पर, इसके असिस्टेंट के तौर पर कौन कार्य करता है, लीवर कार्य करता है। उस कंडीशन में लीवर क्या करेगा, आरबीसी का निर्माण करेगा। उसके अलावा मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करने का कार्य स्प्लीन के बाद कौन करता है, लीवर करता है। स्प्लीन के बाद मृत एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है, लीवर करता है। उम्मीद करता हूं लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन बड़ी आंत, पाचन तंत्र का अंतिम बिंदु बड़ी आंत। अब हम बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे। देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इस क्लास में हम पूरा पाचन तंत्र है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर पूरी पाचन तंत्र के अंदर किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसे आप उसको आपको बाकायदा जवाब दिया जाएगा। अब बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है।
बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। इस प्रकार से देखिए, ये यहां पर अपने बड़ी आंत है, कुछ इस प्रकार से बड़ी आंत होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जुड़ी हुई होती है छोटी आंत, यहां पर जुड़ी हुई होती है छोटी आंत, और इस छोटी आंत के नीचे एक अंगुलीनुमा अंग निकला रहता है। इस बड़ी आंत या बड़ी आंत और छोटी आंत जिस बिंदु पर जुड़ती है ना, उस बिंदु के जस्ट नीचे एक अंगुलीनुमा अंग जुड़ा रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी, जिसे अपन बोलते हैं कर्मी रूपी परिसेशिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिसेशिका या अपेंडिक्स, या क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। कर्मी रूपी परिसेशिका या अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिसेशिका या अपेंडिक्स। अब देखिए, अब ये जो कर्मी रूपी परिसेशिका या अपेंडिक्स है वो क्या है, एक अवशेषी अंग है। ये क्या है, एक अवशेषी अंग है, जिसका हमारे पूर्वजों में तो भरपूर उपयोग था, जिसका हमारे पूर्वजों में तो भरपूर उपयोग था। ठीक है, सेलुलोज या कच्चे मांस को चबाने से संबंधित एंजाइम थे वो किसमें उपस्थित होते थे, इसमें अपेंडिक्स में उपस्थित होते थे, लेकिन वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये क्या है, एक अवशेषी अंग है। तो क्या है, ये एक अवशेषी अंग है। अब देखिए, अब ये जो भाग है ना इतना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बड़ी आंत। आगे देखिए, अब बड़ी आंत है, मैंने आपको बता दिया पाचन तंत्र का अंतिम भाग, पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है, बड़ी आंत है। आगे बात करें कि जो बड़ी आंत है, ये जो बड़ी आंत है उसमें सर्वाधिक जल व लवणों का अवशोषण होता है। जल व लवणों का अवशोषण, जल व लवणों का सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। सर्वाधिक जल व लवणों का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जितने भोजन के उपयोगी घटक थे उनका अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में, लेकिन जैसे ही भोजन छोटी आंत से, अपचित भोजन का भाग है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, उस अपचित भाग से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और साथ में उसके साथ लवणों का अवशोषण होता है। अब देखिए आगे, बड़ी आंत है ना, उसके भाग है 3। बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से देखिए, नंबर 1 अंधनाल, नंबर 1 अंधनाल, ठीक है। नंबर 2 बृहदांत्र, नंबर 2 बृहदांत्र, और नंबर 3 गुदानाल, नंबर 3 गुदानाल। अंधनाल, बृहदांत्र और गुदानाल, अंधनाल, बृहदांत्र और गुदानाल। अब देखिए, अब ये जो अंधनाल है ना, इसे बोलते हैं सिक्कम, इस बृहदांत्र को बोला जाता है कोलन, और गुदानाल को बोला जाता है रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। देखिए, ये जो सबसे पहला भाग है ये सिक्कम है, ये ऊपर वाला भाग है ये क्या है, कोलन है, और ये क्या है लास्ट मलाशय, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टम। मलाशय जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय, और मलाशय को अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टम। ये है मलाशय, और मलाशय का अंतिम भाग है ना वो कहलाता है गुदानाल। वो क्या कहलाता है, गुदानाल। अब देखिए आगे, अंधनाल या सिक्कम, बात करते हैं अंधनाल या सिक्कम की। देखिए, छोटी आंत है, जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत की किस भाग से जुड़ती है, अंधनाल से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, अंधनाल से जुड़ती है। तो अंधनाल के बारे में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है।
अंधनाल के बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें कौन सी है देखिए। नंबर 1 कि अंधनाल है ना, उसमें कुछ सहजीवी संबंध रखने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। सहजीवी संबंध रखने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और ये सहजीवी संबंध रखने वाले एंजाइम क्या करते हैं, दूध की जो शर्करा है ना, दूध की शर्करा जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो सकता, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन एंजाइम है ना वो कम होता जाता है। अब जैसे जैसे रेनिन एंजाइम कम होता है तो दूध का शरीर में पूर्ण पाचन नहीं हो पाता। जब दूध का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता तो इस अपचित भाग का क्या होता है, इसके अंदर किण्वन होता है। ये जो अंधनाल है ना, इसमें क्या होता है, किण्वन होता है। और जब अंधनाल में किण्वन होता है, जब अंधनाल में क्या होता है, किण्वन होता है, तो किसका निर्माण होता है, अल्कोहल यानी शराब यानी दारू का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमने कभी दारू का सेवन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हमारे शरीर के अंदर जनरेट हो रहा है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण होता है या अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के जो अंधनाल भाग है ना, पाचन तंत्र का जो अंधनाल भाग है, उस अंधनाल में कुछ एंजाइमों की सहायता से किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, जिससे अल्कोहल के साथ CO2 वगैरह कुछ गैसें बनती है, जिससे शरीर में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जिससे शरीर में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और 2 नंबर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर 2 नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि पाचन तंत्र का अवशेषीय अंग मुख्य रूप से कौन है, कर्मी रूपी परिशेषिका, अक्कलदाढ़ और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, अंधनाल। अंधनाल भी क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अंधनाल भी एक प्रकार का क्या है, अवशेषी अंग है। 2 नंबर पे बात करते हैं वृहदांत्र। 2 नंबर पे क्या है, वृहदांत्र। वृहदांत्र है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है, वृहदांत्र। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है, वृहदांत्र। और वृहदांत्र के अंदर ही सबसे ज्यादा लवणों व जल का अवशोषण होता है। वृहदांत्र के अंदर ही सबसे ज्यादा लवणों व जल का अवशोषण होता है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब ये जो वृहदांत्र है ना, इसे 3 भागों में बांटा गया है। वृहदांत्र इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कुछ बुकों में 4 भागों में भी लिख रखा है, लेकिन मुख्य रूप से इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आरोही, फिर अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और अंतिम है सिग्माकार। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। आरोही वृहदांत्र, अनुप्रस्थ वृहदांत्र, अवरोही वृहदांत्र और सिग्माकार वृहदांत्र। ठीक है, इन 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अब ये जो अंतिम भाग है ना, इसे बोलते हैं मलाशय। मलाशय वह स्थान होता है जहां मल क्या होता है, संग्रहित होता है। भोजन का अंतिम अपचित भाग है वो संग्रहित कहां होता है, मलाशय में होता है। ठीक है, और मलाशय की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। ये जो मलाशय है इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। और इस 20 सेंटीमीटर भाग का जो अंतिम 3 लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा भाग है, 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा भाग है, वो किसका निर्माण करता है, गुद्दा नाल का निर्माण करता है। वो किसका निर्माण करता है, गुद्दा नाल का निर्माण करता है। और इस गुद्दा नाल और मलाशय के अंदर सबसे ज्यादा संवरणी पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संवरणी पेशियां। और ये संवरणी पेशियां इस अपचित भाग को गति देती है, और जिससे क्या होगा, धीरे धीरे शरीर से इस अपचित भाग का संवरणी पेशियों की सहायता से उत्सर्जन हो जाता है। और ये संवरणी पेशियां हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए हम मल परित्याग प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मल परित्याग प्रक्रिया और मूत्र परित्याग प्रक्रिया अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दोबारा सुनो, हम पढ़ रहे थे बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यह जल व लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय। अंधनाल सिक्कम, वृहदांत्र कोनल और मलाशय रेक्टम। वृहदांत्र को वापस 3 भागों में या 4 भागों में बांटा गया है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। ठीक है, अब अगर बात करें अपन, अंधनाल है, इसमें कुछ सहजीवी संबंध रखने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, भोजन का दूध शर्करा का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 2 नंबर पे।
कि अन्ननाल है वो क्या है, पाचन तंत्र का अवशेषीय अंग मान सकते हैं। वर्धांतर है, इसमें सर्वाधिक जल व लवणों का अवशोषण होता है और यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। और बड़ी आंत का अंतिम 20 सेंटीमीटर लंबा भाग क्या किसका निर्माण करता है, मलाशय का निर्माण करता है, जिसमें मल संग्रहित होता है। और मलाशय का अंतिम 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा भाग गुदानाल या गुदानाल का निर्माण करता है, जिसमें सर्वाधिक सवर्णी पेशियां पाई जाती है। और इन सवर्णी पेशियों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है और मस्तिष्क से ऐच्छिक संदेश के हिसाब से हम समय समय पर क्या कर देते हैं, गुदानाल से मल का परित्याग या अपन ये बोल सकते हैं मल का परित्याग या अपन बोल सकते हैं कि भोजन के अपचित भाग का शरीर से उत्सर्जन कर देते हैं। यहां से एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है कि जो मल है उसका पीला रंग, मल का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे बोलते हैं स्टरकोबोलियन। क्या बोलते हैं, स्टरकोबोलियन। और ये जो स्टरकोबोलियन है ना, इसका निर्माण पित्त या बाइल्स के विखंडन से होता है, पित्त या बाइल्स के विखंडन से होता है। और मूत्र है ना, मूत्र उसके पीले रंग के लिए उत्तरदायी है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक। तो यूरोक्रोम और स्टरकोबोलियन है ना, इनका निर्माण पित्त या बाइल्स के विखंडन से होता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।